देखिए इस तरह का जो ओपन जो इस तरह की ओपन ऑफर होती है, दिस इज डिफरेंट देन क्रीपिंग एक्विजिशन। अब बताइए हमको व्हाट इज क्रीपिंग एक्विजिशन, बताइए तो। क्रीपिंग मींस धीरे धीरे, हेडिंग टुवर्ड्स। यस, परफेक्ट। धीरे धीरे बना। केस स्टडी कुछ याद कर पाए तो? मशहूर केस हुआ था स्वराज पाल, हिंदुजा ग्रुप वाले जो थे ना, स्वराज पाल का नाम सुनेंगे, हिंदुजा ग्रुप वाले, बहुत पहले की बात है, 30-35-40 साल पहले की बात है। उन्होंने स्कॉट कंपनी, ये नंदा वालों की कंपनी है स्कॉट कंपनी, ये नंदा वालों की कंपनी, इस कंपनी को एक्वायर करना चाहते थे, धीरे धीरे छिप छिप करके 1.5%, 2% बाजार से शेयर उठा रहे थे। इसको बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। और नंदा की अपनी होल्डिंग 10% ही थी इसमें, तो बाद बाकी यूटीआई, एलआईसी, एसबीआई इसके पास में हुआ करता था। नंदा को समझ में आ गया बाजार में क्या हो रहा है, बोला कि ये तो स्वराज पाल हमारा लेके जाएगा कंपनी अपने हाथ से। और इंजीनियरिंग की अच्छी कंपनी थी उसमें, स्कॉट ट्रैक्टर बनाया करती थी उस समय स्कॉट, अच्छी इसकी बनती थी का। तो ये हल्ला करना शुरू कर दिया स्कॉट वालों ने कि सर ये तो गलत बात है, मेरे पास माइनॉरिटी शेयर, इसका मतलब क्या है कोई भी आदमी कंपनी खरीद लेगा, ये तो गलत बात है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब से भी नहीं हुआ करते, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि साहब कोई शेयर खरीदता है तो उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन यदि किसी का इंटेंशन है कि हम कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे धीरे धीरे चाहे एक बार, ही हैज टू फर्स्ट डिस्क्लोज इट। और डिस्क्लोज नहीं करेंगे और चुपचाप शेयर खरीदते जाएंगे, तो जो पोर्शन ऑफ शेयर्स खरीदा है आपने, वो मालिकाना का आपके पास में है, बट वोटिंग राइट के वक्त में उसका नाम नहीं लिया जाएगा। मतलब यदि हिंदुजा वालों ने 25% शेयर धीरे धीरे ले लिया, छिपा छिपा के धीरे धीरे, बताया नहीं पब्लिक को, पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया एक्सचेंज के नाम से, और 25% के बाद जब इकट्ठा हो गए तो बोलते हैं सर 25% शेयर मेरे पास में है, हम चाहते हैं कि रिमेनिंग 25% का एक बार हमको ओपन ऑफर का मौका दिया जाए। तो एक्सचेंज बोलेगी कि साहब यदि आपका इंटेंशन था कि आपको एक ओपन ऑफर ला करके कंपनी की मैनेजमेंट पे कब्जा करना था, तो जब क्रिपिंग किया था तब बतानी चाहिए थी, बताया नहीं, तो 25% के शेयर के मालिक होते हुए भी इस काम के लिए ये जीरो माना जाएगा। सर किसी आदमी ने अपने नाम से शेयर नहीं लिए सारे, उन्होंने 0.99% स्टेक अपनी फैमिली मेंबर के 26 नाम से ले लिया, क्योंकि 1% के ऊपर स्टेक जाएगा तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसने मतलब 26 ले लिए, मींस 25% के ऊपर हो गई होल्डिंग। वो क्रीप तो उन्होंने कर लिया धीरे धीरे करके, मगर 26 के 26 का जाके एक ही दिन में जाके सभी का स्टेक फिर से परचेज कर लिया। ये भी तो हो सकता है ना सर? अच्छा, तो नहीं, तो जैसे आपने 26 के 26 खरीदना चाहते हैं खरीदिए, बट उसके पहले आप बोल दीजिए मेरा इंटेंशन ये है कि हम इन लोगों से ओपन ऑफर ले रहे हैं। अच्छा, वो अपने बाकी फैमिली मेंबर से लेने के लिए उससे पहले हमको नाम बोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि शेयर में जब हम बाय करते हैं बाजार से, तब तो जब बाय करते हैं तो हमको मालूम नहीं कौन सेलर है, लेकिन यहाँ पे यदि हम शेयर खरीदते हैं, हम हमारे भाई साहब के पास 1% है, फलाने के पास 1% में है, तो ओपन ऑफर शेयर नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं। तो ऐसा शेयर यदि आप खरीदते हैं तो आपको तो इंटेंशन है कंपनी एक्वायर करने का, तो आपको क्रिपिंग एक्विजिशन के हिसाब से आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर देंगे तो शेयर का दाम कहां से कहां चला जाएगा, तो फिर तो महंगा पड़ गया ये तो इस वक्त, फिर से हो गया है ना। ये बिल्कुल सेम केस जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल सेम केस था। झंडू बैद्यनाथ कंपनी के बारे में नाम सुना होगा, बैद्यनाथ कंपनी, जी सर। डाबर सॉरी, बैद्यनाथ, डाबर कंपनी के बारे में। इमामी ग्रुप ने डाबर कंपनी को इसी तरीके से खरीदा। डाबर ग्रुप में दो भाई थे, एक भाई राजी था, दूसरा भाई राजी नहीं था बेचने के लिए। दोनों भाई राजी नहीं थे पहले, बाद में एक भाई राजी हो गया। इमामी ने कैसे पहले एक भाई से ली और तब फिर ओपन ऑफर देकर के दूसरे भाई से उठा लिया। तो ये होता है इस तरह का चीज। झंडू तो किसी जमाने पर लिस्टेड कंपनी होती थी ना, बहुत देर हो गई, सुना नहीं उसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इमामी के पास चली गई, बिल्कुल सही। अच्छा, वो इमामी के अंदर चली गई, ब्रांड चला गया। तो कॉर्पोरेट एक्शंस की जो कहानी है ना, जो पढ़ाई है ना, बहुत लिमिटेड पढ़ाई, मैं आपको दिखाऊं किताब 2 मिनट में। लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट के बारे में, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट यूट्यूब भरे पड़े हुए हैं, टॉपिक लिखिए यूट्यूब पे जाइए, सुन लीजिए 5 मिनट, पढ़ने का भी दरकार नहीं है। पढ़ने में तो आंख को खर्च पड़ता, आंख को दिखना पड़ता है ना, मत पढ़िए।
YouTube ऑन करके आप केवल सुन के देखिए, आप लिखिए मेजर कॉर्पोरेट एक्शन इन इंडिया, टेल्को एक्वायरिंग जगुआर, उसके बाद सीरीज से आपको मिल जाएंगे अनेक। आप सुनते रहिए, क्लिक कीजिए, सुनिए, आंख बंद करके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा आप समय दीजिए अपने फिनांस, आप फिनांस के फील्ड में आए हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास MBA डिग्री हो, IIM से, कोई जरूरी नहीं है। आप तो बाजार में काम करते हैं साहब, आप उनसे ज्यादा बेहतर है जो कि डिग्री लेकर के आए हैं, लेकिन आपको ये बाजार की बात समझनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। तो ये एक काम, मतलब क्लासेस खत्म होते होते कुछ लर्निंग्स, कुछ डिसिप्लिन बदलना चाहिए, कम से कम 6 मंथ के लिए तो बदल के देखिए, फायदा आपको नजर आएगा। सर एक बात दूसरी जगह पे जा रही है, मगर आप ना बोला ना कि यूट्यूब पे जाओ, मैं ना सर किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं ना फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टाग्राम पे, ना किसी और पे। किसी ने मेरे फोन में ना इंस्टाग्राम डाउनलोड कर दिया और 4 दिन पहले उसने मेरे को बताया कि यूज कैसे करना है। और इस वजह से मैं, आपने बोला कि हर रोज 45 मिनट पढ़ो, मैं सेशन खत्म होने के बाद सोचा कि 45 मिनट पढ़ेंगे। वो 1 मिनट के लिए मैंने बस वैसे ही देखा, यार इसने मेरे को कल बताया, मैं देखूं तो सही। तो सर वो मतलब आप जो बोल रहे हो कि दिमाग कैसे दूसरी साइड पे जाता है, तो 2 घंटे पर मैं देख ही नहीं पाया, मतलब उससे निकला ही नहीं बाहर। मतलब कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमको। नहीं, अब देखिए क्या है, हर चीज के फायदे और नुकसान है। सोशल मीडिया बिल्कुल नई चीज है, हमारी जनरेशन के लिए बिल्कुल नई चीज है, वास्तव में हम लोग उतने यूज टू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदे का चीज है, हमको फायदा निकालना पड़ेगा। जैसे मेरा मानना है, जैसे हम भी बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं है, बहुत कम काम लायक मैनेज कर लेते हैं, बच्चे सिखाए हैं तो काम लायक कर लेते हैं, लेकिन हर सोशल मीडिया का अपना अपना, इंस्टाग्राम का जो एज ग्रुप है, जो प्रोफाइल है, वो अलग है। उसमें वो 25 साल वाले जो बच्चे होते हैं, 18 साल वाले बच्चे होते हैं, तो वो ज्यादातर वहां पे फिल्म के हीरो हीरोइन ज्यादा इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल बने हुए, अच्छे चैनल्स में रहेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, जो कचरा आ जाता है लौट करके। यूट्यूब में लाखों करोड़ों यूट्यूब के वीडियोस बने हुए हैं, आपको क्या चाहिए, आपको निकालने आना चाहिए। तो इस तरीके से सबका व्हाट्सएप आप फिल्टर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, बहुत सारा चीज है। तो सोशल मीडिया में तो दूर नहीं रहना चाहिए। देखिए आप दूर रहेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, हम बोलेंगे। कैसे पहले बोलते थे कि भाई नंबर अच्छा आया है तो जाओ अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्यों बोलते थे? अच्छे कॉलेज में क्या है, किताब तो वही होती थी, माहौल अलग होता था, टीचर्स अलग होते थे, कंपेनियंस अलग होते थे। तो वही चीज है अभी सोशल मीडिया में, आपको एक माहौल मिलेगा, एक कंपेनियनशिप मिलेगा, जैसा वाला आप चूज कर लीजिए। अच्छे कॉलेज का चूज करेंगे कि कचरे कॉलेज का चूज करेंगे, ये चूज करें, ये करना चाहिए, मेरे समझ से फायदा होता है इसका। सर आप 5-6 ऐसे केस स्टडी सजेस्ट कीजिए ना जो हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, हम लिख करके ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है ना, हम लिख करके ग्रुप में डाल देते हैं, या आप बोले तो लिंक भी डाल देंगे आपको कि ये सब सुन के देखिए कितना आपको। और यूट्यूब हमारा पर्सनल, देखिए हम ज्यादातर कंप्यूटर बैठना पसंद नहीं करते हैं, काफी देर काम करना पड़ता है, तो हम किताब से पढ़ने का काम अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि किताब से पढ़ने से ग्रामर इंप्रूव होती है, लेकिन आप उतना नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो YouTube हम पिछले 1.5 साल से समझिए, हम डेली YouTube, अल्टरनेटिव तो जरूर हम 2-3 YouTube देखते हैं, और ये सब चीजें कोई कोई आदमी को एक्सप्लेन नहीं करेगा बढ़िया से। न्यूज की बात कर रहा हूं, उसको न्यूज बेचना है ना सर, वो फटाफट बोल के जो बिकता है वो उतना बेच के निकल जाता है। आपको यदि चाहिए कोई स्थिर से एक समझावे तो वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। विजुअल है तो ऑडियो है, विजुअल है, पढ़ना नहीं पड़ता है, सुनने से और सिनेमा देखने से काम हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत नॉलेज, मैं आपको भेजता हूँ कुछ लिंक, कल भेजूंगा आपको लिंक, आप उसको देखिए। ओके सर, थैंक यू। सर कुछ बुक्स देने वाले थे सर आप। ओ हाँ, अभी कर देता हूँ, अभी अभी भेज देता हूँ, भूल गया था, अभी अभी भेजता हूँ। अच्छा, तो ये डिविडेंड राइट बोनस है ना, तो ये बोनस, अब ये स्टॉक स्प्लिट तो दिखा, बुक से ही मूव करते हैं ना, ऐसे भड़क जाते हैं थोड़ा। अच्छा ये देखिए, आपको यहाँ पे लिखा है प्रोविजन ऑफ कंपनी 2013, ये कंपनी 2013, ये फर्क आ गया। पहले हम लोग पढ़ते थे कंपनी 1956 का, लेकिन एक मेजर अमेंडमेंट कंपनी एक्ट में हुई थी 2013 में, उसके बाद प्रोविजन ऑफ कंपनी, तो ये कंपनी अभी भी 1956 वाली ही है, बट 2013 में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसलिए हम लोग लास्ट अमेंडेड एक्ट लिखते हैं, और कोई बात नहीं, बाकी चीज वही है। सेबी रेगुलेशन, अब देखिए सेबी रेगुलेशन जब हम बोलते हैं ना, तो सेबी तो आई 1992 में, तो बताइए, तो कैपिटल मार्केट तो 1992 से पहले था, स्टॉक एक्सचेंज तो उसके पहले से ही है, बीएससी तो कब से है। तो कैसे रेगुलेट करते थे आप, कौन सा नियम था जिससे रेगुलेट करते थे आप?
सेबी के आने से पहले रूल तो होने हैं, बिना रूल का तो आप इनेक्ट नहीं करेंगे कोई चीज। नो, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963, इस एक्ट से सारे के सारे रेगुलेशंस इंडिया में होते थे। अब मजे की बात ध्यान से सुनिएगा कि सेबी के 1992 एक्ट आने के बाद सेबी कोई अलग से कोई काम नहीं करती है, सेबी उसी एक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963 को ही इनेक्ट करती है। पहले उस तरह के जो वो जो एक्ट था उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सब जो डिपार्टमेंट था वो इसको इनेक्ट करते थे। अभी क्या है कि उसी एक्ट को सेबी 1992 एक्ट में जो बनी है, सेबी को एम्पावर किया गया कि आप उस एक्ट को इनएक्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही फर्क हुआ नहीं। अच्छा, आगे बढ़िए। डिविडेंड तो आपने चारों चीज समझ लिया है ना। राइट्स में आगे, राइट्स में भी आपको पता ही है, राइट्स सब्सिडाइज देते हैं। सब्सक्रिप्शन टू द राइट इशू इज चॉइस एंड नॉट कंपल्सन फॉर इन्वेस्टर। इसलिए आप रिनाउंस कर सकते हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। आप बेच सकते हैं, इसलिए इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। राइट इशू ऑल्सो गेट्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर ए डेफिनिट पीरियड। और ये सवाल आपको 100% आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इतना ही है, बंदा ये कहानी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, इतना ही है। बोनस पे जाते हैं, तो बोनस इज आल्सो कॉल्ड इक्विटी डिविडेंड। यही सवाल आपको आएगा। ये कैश डिविडेंड से अलग है। व्हाट इज कैश डिविडेंड? जब हम पेमेंट कर दिया आपको, लेकिन यदि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं तो उसको हम इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं। नहीं, कहां से लाते हैं? लिखा हुआ है, रिजर्व लाइंग इन द बुक ऑफ द कंपनी गेट्स ट्रांसफर्ड टू अनदर हेड, पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नहीं, देखिए कोई कंपनी आप बनाना चाहते हैं, आज आपने लिखा कि ऑथराइज कैपिटल है 100 करोड़ का। एग्जाम्पल, 10 रुपए का शेयर, मतलब 10 करोड़ शेयर इश्यू करेंगे तो 100 करोड़ का आपका ऑथराइज कैपिटल होगा। ऐसा आपने लिखा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आई इक्विटी होल्डर की, तो 10 करोड़ शेयर के लिए पैसे नहीं थे। तो आपने क्या किया, 2 करोड़ 5 पार्टी मिलकर के 10 करोड़ रुपया लगाया, मतलब 1 करोड़ शेयर लगाया। तो आप बोलेंगे सर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है, ऑथराइज है 100 करोड़ का। तो आप बाद में बोनस ला सकते हैं, बाद में ऑफर फॉर सेल, हाँ ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास 90 करोड़ शेयर्स और इशू करने के अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था। पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। और बोनस कहां फिट बैठ रहा है? बोनस फिट बैठ रहा है कि दिस टेक्स इनटू दैट गैप बिटवीन द ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, बिकॉज आपके शेयर्स, नए शेयर्स कैपिटलाइज होंगे, नए शेयर्स इशू होंगे। ये पकड़ में आई? एक सवाल और आता है यहां पे, द इंटाइटलमेंट टू बोनस शेयर डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:3। बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:3, इसका मतलब हुआ कि 1 बोनस शेयर है और 3 आपके टोटल शेयर्स है। ये गलती नहीं कीजिएगा, इस पे सवाल आपको आएगा। ये 2-3 सवाल यहाँ पे हर बार आपको आते हैं, करेक्ट ना सर? जी एक क्वेरी सर, ये राइट इशू पे जो अभी हम बात कर रहे थे सर, इट कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, राइट? तो इसका जो प्राइस है सर, वो नॉर्मल शेयर के बराबर होगा या फिर अलग भी हो सकता है, या अलग ही होगा, ऐसा कुछ? जैसे अभी रिलायंस का एक राइट इशू आया था ना सर, 2 साल पहले, जी 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 2-3 साल पहले, तो कुछ वो बहुत कम रेट पे लेके आए थे, 3 साल का लॉकिंग था, कुछ ऐसा था ना सर उसमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो इसको कैसे सर समझते हैं? इसको समझना है ऐसे, जैसे देखिए मान लिए 2500 रुपए का शेयर ला के चल रहा है, राइट लाया उन्होंने 1500 रुपए पे, अपने शेयर होल्डर को बताने के लिए, लो फायदा लो, आप 1000 रुपए का फायदा दे रहे हैं आपको। तो 1500 का शेयर लाया, हमको पैसे नहीं मेरे पास में, मेरे पास पुराने शेयर्स पिताजी देके गए और हमको पैसे नहीं मेरे पास में शेयर्स लेंगे, या फिर हमको शेयर लेने का एपेटाइट नहीं रहा। तो हमने कहा कि भाई इसको रिनाउंस कर दें, किसी के फेवर में सरेंडर कर दें। अरे ट्रेडिंग हो रही है बाजार में, बेच खाते हैं, रिनाउंस करेंगे तो 1500 रुपया ही मिलेगा, सरेंडर करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाजार में ट्रेडिंग हो रही है। अब ट्रेडिंग कितने में होगी? 1500 में होगी, 1600 में होगी, 1700 में। आदमी 2499 रुपए तक खरीदने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि
अभी भी उसको 1 रुपए का फायदा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2500 में वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं 2500 में आपसे खरीदूं, उससे बढ़िया 2500 में जाके बाजार से नहीं खरीद लेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा फर्क था सर। जैसे अभी रिलायंस का केस लेते हैं सर, रिलायंस का आपको होगा ध्यान में सर, 2 साल पहले कुछ राइट इश्यू आया था ना, 600-700 रुपए में कुछ इन्होंने शेयर्स इशू किए थे, और फिर एक्सचेंज पे उसकी लिस्टिंग अलग से हुई थी, क्योंकि ये कुछ अलग। हाँ सर, रीजन ये था कि आपको 3 साल का लॉक इन दिया हुआ था। राइट सर। तो आप समझिए कि आपको 3 साल का लॉक इन दिया हुआ है, तो एक पीरियड ऑफ कंफ्यूजन लगे ना प्राइस के बारे में। 3 साल के बाद की प्राइस क्या होगी आपको, हमको तो पता नहीं। राइट सर। तो इसलिए जैसा आपने फीचर्स डाला है उस हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न डिजाइन अपने आप बाजार में डिमांड से। बट बेसिक बात यही है, जैसे आप देखिए, इसको सिंपल से म्यूचुअल फंड से समझिए। म्यूचुअल फंड में एक कोई एफएमपी आपने इन्वेस्टर का लगवा दिया, नैब है मान लीजिए 12 रुपया, उसका लिस्टिंग तो करवा ही देते हैं, तो बाजार में वो 12 से ऊपर पे तो नहीं बिकेगा। 12 से ऊपर में क्यों बिकेगा? यस सर, है ना, 12 से ऊपर में तो बिकेगा ही नहीं। तो 12 से कम में बिकेगा, कहां तक? वो 11.40 में बिकेगा, 11.50 में बिकेगा। आपकी इच्छा ये होगी भाई 11 रुपये 99% तक तो बिक ही सकता है। डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर में। बायर्स को अट्रैक्शन होगा कि 11.90 में हो, 11.70 में, 11.80 में हो। आपको है कि कम से कम 12 रुपए में मिले, 11.99 तक में भी मिलेगा तो मेरा फायदा यहां से निकलने का है। तो ये चीज है। तो बाजार में जो प्राइस होती है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होती है, इस हिसाब से। ये सब सवाल आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। राइट इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। ये सब सवाल आता है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये सब छूटना नहीं चाहिए। हम जो भेजे हैं आई होप कि उसमें ये सब भी हमने ऐड किया है। आप देखिएगा, यदि कुछ लगता है आपको कि सर ये लाइन इंपॉर्टेंट था आपने नहीं डाला, हमको बता दीजिएगा, तो हम उसको डाल देंगे ताकि नेक्स्ट बैच में किसी को दिक्कत नहीं। इस तरह से ये एडिशन होते होते ये बनता है, ठीक है ना। तो बोनस, ओके, तो बोनस में ये जो ये है 1:3, 1:2, इस पे ध्यान रखिए, सवाल इस पे आपको आएंगे। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट इज ए कॉर्पोरेट एक्शन वेयर द फेस वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इज रिड्यूस्ड इन ए डिफाइंड रेशियो। अभी हम पूछते हैं आपसे कि क्या फायदा होता है स्टॉक स्प्लिट करने से, क्या कैपिटल मिलती है? यस या नो? नो सर। नंबर ऑफ शेयर्स घटते या बढ़ते हैं? यस या नो? बढ़ेंगे सर, बढ़ जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उसके स्प्लिट होगा। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो दिमाग में आता है ओके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, शेयर का प्राइस घट जाएगा, ईपीएस घट जाएगा, आरओई घट जाएगा। नहीं, ये सब चीज फटाफट आएगा दिमाग में। स्टॉक स्प्लिट, नॉर्मली बाजार में स्टॉक स्प्लिट करने की वजह दो ही होती है। एक तो होती है यदि बाजार में लिक्विडिटी कमती है तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट करते हैं। दूसरा होता है कि ज्यादा हो जाते हैं तो लोगों में होता है कि एक बार कर देंगे, बहुत दाम हो गया, तो चीज को थोड़ा टेम्परेट करने के लिए कॉर्पोरेट स्टॉक स्प्लिट कर देता है। हालांकि कॉर्पोरेट इससे कोई डायरेक्ट उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसकी ईपीएस जैसे डिक्लाइन करेगी, आरओई डिक्लाइन करेगी, लेकिन उसकी अपनी जो होल्डिंग है ना, क्योंकि जैसे बाजार में दाम घटता है तो लोग खरीदते हैं, फिर दाम बढ़ जाती है, तो दाम बढ़ती थी, इनकी अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, इनकी अपनी मार्केट कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये भी ये लोग करते हैं। करेक्ट। सिमिलर टू बोनस। सर बर्कशायर हाथवे ने क्यों नहीं कभी सर अपना भाव घटाया सर, उसका स्प्लिट क्यों नहीं किया? कौन सी कंपनी? सर जो यूएस में लिस्टेड कंपनी है बर्कशायर हाथवे। हाँ सर मतलब उसका भाव अगर देखते हैं तो वो तकरीबन $4 लाख के करीब हो गया सर अभी आज का दिन। तो मतलब उन्होंने कभी अपना भाव नहीं कम किया, मतलब उन्होंने स्प्लिट नहीं किया। हाँ देखिए, अब जिस कंपनी का आप नाम लिए हैं वो कंपनी अपने में अजूबा है, उसने हर चीज अपने ढंग से किया। 1960 से 2022 ऑलमोस्ट 80 साल का इतिहास उसका है और सक्सेसफुल हिस्ट्री है। उसके पास दुनिया के बेहतरीन फंड मैनेजर्स उसके पास में आए और बेहतरीन सक्सेसफुल लोग भी आए। सबसे बड़ी बात क्या थी कि हाथवे जो बर्कशायर कंपनी हुई, ये अमेरिका के उस दौर में इन्वेस्टमेंट कंपनी बनकर के आई जिस दौर में अमेरिका का स्वर्णिम दिन था। अमेरिका का सबसे बैड फेज था 1929 से 1953-54, ये समय था अमेरिका का वर्स्ट डे। डॉ जोन्स को देखिए ट्रैक करके 1923-24 में जो डॉ जोन्स गिरती है वो रिकवरी होने में
354 लग गया उसको, तो कोई कमाया नहीं पैसा। और एक बार वहां से जो बाजार चलती है डो जोन्स की 53-54 के बाद से, तो चलती चली गई 2000 तक, और इसी दौरान ये शख्स आए। तो इनको हर चीज का फायदा मिला, समय का फायदा मिला, लीडरशिप का फायदा मिला। तो इन्होंने बहुत रूल अपने बनाए। फिनेंशियल मोट इनका बनाया कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबिलिटी इनका बनाया कॉन्सेप्ट है। वैसे ही का बनाया कॉन्सेप्ट था कि हम वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोमिनेंट होता है। तो एप्पल छोड़ दिया, अभी बाद में किया एप्पल, शुरुआत में छोड़ दिया। एक कंपनी और थी, क्या माइक्रोसॉफ्ट, शुरुआत में नहीं किया, बाद में किया। तो इनका एक अपना विजन था। उस विजन में इनका ये था कि हम कंपनी में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, कैपिटल गेन का बेनिफिट देंगे। तो डिविडेंड भी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि बोलते डिविडेंड में आपको दूसरे से बढ़िया मैं कंपनी के डिविडेंड को इन्वेस्ट कर दूं बाजार में, और इन्वेस्ट कर दूंगा तो और कैपिटल गेन आपको हो जाएगी। बिकॉज दोज डेज व्हेन इंडस्ट्री वाज नीडिंग कैपिटल एट एनी रैम्पेंट रेट, तो इनके लिए ये क्लॉज बहुत बेहतरीन थे, सही थे। अब आज के अमेरिका में यदि कोई कंपनी हो तो क्या समझते हैं, डिविडेंड नहीं देगा और वो कैपिटल गेन के इन्वेस्टमेंट करने के जगह $31 ट्रिलियन डेट है उनके पास में अमेरिका में। अब तो न्यूज बाहर आना शुरू हो गया, देख रहे होंगे। तो आज पॉलिसी उनकी चेंज हो सकती है। तो कॉर्पोरेट में जब भी आप कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे फैक्टर्स होता है, दैट फैक्टर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पॉलिसी इटसेल्फ। एनीवे, शेयर अच्छा, ये रेशियो में फर्क है सर, स्प्लिट में और बोनस में, राइट? अगर बोनस में 1:3 बोलते हैं, मतलब 3 शेयर अगर जिसके पास है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा, राइट सर? जी। और स्प्लिट के केस में अगर 1:3 बोलते हैं, मतलब 1 शेयर के अगेंस्ट 3 शेयर स्प्लिट, मतलब स्प्लिट होंगे। सही है। ये स्टॉक स्प्लिट अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1:5 मींस एग्जिस्टिंग शेयर इनटू 5 शेयर्स। सही बोल, मतलब ये रिवर्स है, राइट? अंडरस्टैंडिंग के लिए सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, रिवर्स है ना? ग्रेट। इसका उल्टा हो गया स्टॉक कंसोलिडेशन। स्टॉक कंसोलिडेशन ऑफ 5:1 मींस 5 existing shares into 1 share। 5 को 1 में कन्वर्ट किया, 5:1 नहीं, इसलिए अकॉर्डिंगली फेस वैल्यू ऑफ शेयर विल गो 5 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, और उस हिसाब से आपके फिर पी कहते हैं ईपीएस और सब चीज बाद बाकी उस हिसाब से प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, सेम चीज यहां पे भी कोई कैपिटल एक्सचेंज नहीं होता है। करेक्ट। Companies consider consolidating their shares if prices of shares in the secondary market are seen to be very, very low, affecting the perception of the investor। सवाल ऐसे ही आएगा कि कंपनी के लिए क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग फैक्टर? कैपिटल। आपको पता है कैपिटल तो है ही नहीं। Does it change the PL account balance sheet numbers? No, does not change it। रेशियोज थोड़े ना PL account balance sheet नंबर का, that's the outcome। पीएल अकाउंट बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? पीएल अकाउंट का मतलब पैट हुआ, बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि आपकी पूरी डेट और एसेट्स और लायबिलिटी हुआ। वो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आपका परसेप्शन अबाउट द कंपनी इट चेंजेस इन द मार्केट। नहीं तो इसलिए सवाल, इसलिए तो ये सब लाइन हम वहां पोस्ट कर दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको फर्क मिल जाएगा। करेक्ट ना? हाँ, ये यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे आता है मर्जर एक्विजिशन में, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहा मर्जर, एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन, ये 3 वर्ड, इस पे सवाल आएंगे आपको पक्का, ध्यान सुनिएगा। आर कॉर्पोरेट एक्शन इन ए मर्जर, एक्वायरर buys up shares of the target company and it is absorbed into the acquiring company and cease to exist। कंपनी ए ने बी को मर्ज किया तो बी विल cease, बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए ही एग्जिस्ट करेगा, बी खत्म हो जाएगा। In a merger, the acquirer buy up the shares of a target company and it is absorbed into the acquiring company and cease to exist। खत्म हो गया। The assets liability of target company take over in an acquisition or takeover।
The acquiring company acquires all or substantial portion of stock of the target company. Both the entity typically continue to exist after acquisition. A भी रहेगा, B भी रहेगा. A will become a holding company. A will become a parent company. B will become the daughter company. A will become the holding company. A भी रहेगा, B भी रहेगा. If you say the word acquisition or takeover. In consolidation, the company combined together will form a new entity. दोनों खत्म हो जाएंगे और एक नई कंपनी तैयार हो. कंसोलिडेशन. इस पे सवाल आपको रहेगा. 2 सवाल इस पे या 3 सवाल भी इस पे हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़िए. क्यों करते हैं? आप दिमाग आंख में सोचिए कि क्यों करते हैं भाई. सिनर्जी के लिए करते हैं, प्रोडक्ट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए. कभी कभी कोई कंपनी नॉर्थ की, कोई कंपनी साउथ की है, दोनों मर्ज हो गया तो फिर दोनों जगह आपके प्रेजेंस हो गए. टैक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए. कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका आपने बुक में ले लिए, तो उसका जो भी लॉस मेकिंग कंपनी जो लॉसेस वहां पे आपने बुक किए थे वो टैक्स से बेनिफिट मिल गया. तो ऐसे करके बहुत सारे कारणों से, तो ये सब पे सवाल आपको बनता है. यहाँ से सवाल आ जाएगा. शौनक जी, इसका एग्जांपल दे दीजिए तो अच्छा लगेगा कि कौन सा मर्जर हुआ. प्रोक्टर एंड गैम्बल लाइक दिस. टेल्को से शुरू करते हैं. हाँ, नहीं, टेल्को ने लैंड रोवर और ये कंपनी को क्या किया, एक्वायर किया या क्या बोलेंगे, एक्वायर किया या मर्जर था, एक्विजिशन था कि कंसोलिडेशन था? बताइए. और म्यूट में बोल रहा था मैं. एक्विजिशन है सर ये. एक्विजिशन. वो कंपनी खत्म हो गई, वो सीधे सीधा रह गया. ये ब्रांड तो है ना सर? हाँ, ब्रांड है. ब्रांड तो कंपनी नहीं होती है, वो कंपनी की बात है. ब्रांड तो रहेगा. ब्रांड बेच देने से क्या फायदा? ब्रांड नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? इतना आपने जो लिया तो ब्रांड ही तो लिया था आपने. कंपनी की टाटा ली. टाटा ने कोरस को लिया. मर्जर था, एक्विजिशन था, कंसोलिडेशन था. सर ग्लासको और स्मिथलाइन बीच में. हाँ, ग्लास. हाँ, ग्लासको और स्मिथलाइन बीच में. हाँ, ये क्या था बताइए? तो मर्जर हुआ ना. ग्लासको तो स्मिथलाइन बीच में को तो एक्वायर को कर लिया. हाँ, तो एक्वायर करने के बाद में दोनों कंपनी बची थी क्या? यस सर. एक्वायर करने के बाद में जो ग्लैक्सो कंपनी थी वो तो बची रह गई, दूसरी कंपनी खत्म हो गई ना. हाँ, वो खत्म हो गया. तो एक चीज बताइएगा कि जो ग्लैक्सो कंपनी थी वो अपने को थर्ड कंपनी बनाई कि ग्लैक्सो पेरेंट कंपनी में बरकरार रखा अपने आप को? नहीं सुन पाया सर. जो ये बात होता है कि स्मिथलाइन कंपनी खत्म हो गई, हाँ, कंपनी बची हुई रही कि कोई नई कंपनी बन गई? नहीं नई कंपनी नहीं दो, वो तो से ग्लासको ही तो है. तो ये मर्जर हो गया. तो ये मर्जर हो गया. हाँ, मैं तो सही बोला. जो तो इसी टाइप को तो इसको तो मर्जर ही तो बोला है ना. झंडू इमामी में ये भी मर्जर था, झंडू खत्म हो गई. सर फिर तो टाटा वाला जो केस अभी आप बात कर रहे थे, टाटा एंड लैंड रोवर वाला, तो ये भी सर मर्जर होना चाहिए राइट? क्योंकि लैंड रोवर तो बचा नहीं सर. और लैंड नहीं, वो कंपनी जो थी वो कंपनी तो इंग्लैंड की कंपनी थी. लैंड रोवर तो ब्रांड है. वो इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसका क्या पोजीशन रहा? उसका नाम तो खत्म हो गया ना सर. वो तो मतलब एक्विजिशन के केस में दोनों कंपनी एग्जिस्ट करेगी राइट सर? हाँ, तो वो कंपनी के पास में मान ली 10 ठो ब्रांड का कार का होगा, उसने केवल ये 2 कार का अपना हाइप्स ऑफ किया, बाकी तो कंपनी इंग्लैंड में होगी. बाकी कंपनी होगी. जैसे टाटा ने जो कोरस को लिया
तो वो मर्जर था, वो मर जाता है। क्योंकि उसने कोरस को सारी एंटिटी उठा लिया उसने। हाँ, कोरस खत्म हो गया उसके बाद। जैसे टाटा स्टील ने आधुनिक को लिया, आधुनिक इट इज आल्सो अ मर्जर। मर्जर था, वो कहानी खत्म कर दिया उसका। अभी भी एक हुआ है ना सर, टाटा स्टील का मर्जर हुआ है रिसेंट डेज अभी में। सर ये से नया अभी नया जो टाटा तो तेजस को एक्वायर कर लिया है, लेकिन वो तो बचा हुआ ना, ये तो दोनों कंपनी है अभी। एक्वायर, हाँ एक्वायर वर्ड सही बोले आप, दोनों कंपनी बची हुई है, ये एक्वायर ही बोलेंगे उसको। हाँ, तेजस तो एक्वायर तो कर लिया है, तो बचा हुआ ना। करेक्ट, नहीं मैं एक तेजस बंद थोड़ी हुई है। नहीं, तेजस तो चल रहा है। हाँ, तेजस भी है, टाटा भी है। हाँ, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेकओवर बोले या एक्वायर बोले। ओके। नहीं, यदि तेजस खत्म हो गया होता तब उसको बोलते मर्जर। झंडू खत्म हो गया, मर्जर। टाटा कोरस खत्म हो गया, मर्जर। स्मिथलिन खत्म हो गया, मर्जर। लेकिन दोनों यदि बरकरार है तो वो हो गया एक्विजिशन। तेजस वो बचा हुआ और टाटा बचा हुआ एक्विजिशन। और दोनों खत्म हो जाए, एक तीसरी कंपनी लेकर के आप आते हैं, तब सॉरी दैट बिकम्स योर कंसोलिडेशन। ठीक है, उसका एग्जांपल दे दीजिए एक का। कंसोलिडेशन का एग्जांपल, दोनों कंपनी खत्म है, बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों नोकिया एंड सीमेंस सर, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन दोनों का सर कंसोलिडेशन हुआ था इन 2007, 6 और 7 सर। उसमें क्या हुआ, नई कंपनी बनी नोकिया सीमेंस लिमिटेड करके। ओके, तो बाद में फिर कंपनी फिनलैंड की थी और सीमेंस कंपनी इंग्लैंड की। जर्मनी है ना सर? सीमेंस जर्मनी की, करेक्ट। हाँ, तो हाँ, अच्छा, ये दोनों कंपनी, अच्छा दोनों कंपनी, लेकिन सीमेंस दोनों का सर जो टेलीकॉम डिवीजन था उसमें भी सर कैश था। वो इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाती है ना सर, कुछ मशीनरी वगैरह बनाती है। तो जो उसका टेलीकॉम वाला पार्ट था वहां पे इन्होंने कंसोलिडेशन कर लिया आपस में, तो सीमेंस खत्म हो गया उस समय। उसके बाद एक नई एंटिटी बनी, उसका नाम था नोकिया सीमेंस। उनका लोगो भी चेंज हो गया सर उस टाइम पे, और कंपनी का नाम भी चेंज हो गया। ओके, ये बहुत कुछ हमको लगता है इस तरीके से है कि 2006 या 7 में हुआ है सर ये। तो फिर उसी तरीके का फिर आपका ये भी हो गया कि एलएनटी का जो सीमेंट डिवीजन था, अल्ट्राटेक, नहीं उसमें इसका नाम था एलएनटी का सीमेंट डिवीजन का क्या नाम था उस समय, उसको लिया बिरला का, लार्सन टू ब्रो लार्सन टू, नहीं तो उसका डिवीजन को खरीद लिया ग्रासिम ने, अल्ट्राटेक डिवीजन नाम डाल दिया। हालांकि ग्रासिम तो बची हुई है, ग्रासिम तो मर्जर हुआ है केस, ये केस मर्जर का हुआ है। ये उसी टाइम ये नई कंपनी बनी सर, अल्ट्राटेक तो नई कंपनी बन गई सर। अच्छा, अल्ट्राटेक तो ब्रांड है सर। तो ब्रांड है, ग्रासिम पहले भी थी, ग्रासिम ही एक्वायर किया, बिरला पीछे थे बट एक्वायर ग्रासिम ने किया। इसलिए यदि बिरला एक्वायर करके ग्रासिम बनाया होता तो शायद ये कंसोलिडेशन होता, लेकिन बिरला एक्वायर नहीं किया, इट वाज मर्जर। ये मर्जर में चला गया, ये मर्जर में चला गया। पहले से नवो वेंचर नाम थे सर, नवो वेंचर। अच्छा, नवो वेंचर और बाद में ग्रासिम टेक ओवर कर लिया। अच्छा, ये पोर्शन हमको नहीं मालूम, हम इतना ही मालूम हमको है कि एलएनटी ने कंसिडरेशन अमाउंट जो फाइनल किया था वही था जो 12.5% होल्डिंग थी बिरला के पास में, तो उन्होंने होल्डिंग सरेंडर किया। ये स्वैप का बहुत बड़ा एग्जांपल होता है कि स्टॉक स्वैप करने में जो वैल्यूएशन मैकेनिज्म है, आप सोचिएगा, हैरानी होगी आपको, 2000 तक आईएम के कॉलेजेस में या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करिकुलम में जो फिनांस स्वैप होती है शेयर्स, तो उसकी क्या वैल्यूएशन लगाई जाएगी, इसका कोई प्रोसेस डिजाइन इंडस्ट्री एग्जांपल्स नहीं थे जब तक कि ये कॉर्पोरेट एक्शन को बुक में नहीं डाला गया, केवल थ्योरी पढ़ाई गई थी। पहला एग्जांपल कोट करने के लिए आया कि 12% जो बिरला के पास में एलएनटी था वो शेयर सरेंडर किया और बदले में सीमेंट के डिवीजन का जो है शेयर वापस लिया वैल्यूएशन मैकेनिज्म। ये 2000 के आसपास में सारे करिकुलम में डाला गया केस स्टडी, स्वैप, शेयर स्वैप करने का। हम उसी से सुना था उसको, इसका भी यूट्यूब पे बना हुआ है, सुनिएगा तो बड़ा आनंद आएगा आपको।
ओके, जैसे ही आपने देखा हो वैसे डीमर्जर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आप बोल रहे थे बार बार अदानी का, नहीं अदानी ने अपने कंपनी आईएनएस वैश्य एक बैंक था, वो कोटक से कोटक उसको एक्वायर कर लिया। कोटक का कोई बैंक नहीं था, तो उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक आया। हाँ, कंसोलिडेशन, नहीं कंसोलिडेशन हो रहा है। आदि वैश्य बैंक बिल्कुल सही है। हाँ, ये इसको एक्वायर किया, इसको एक्वायर करके कोटक बैंक का नाम दिया। कोटक ऑफ कोर्स कोटक एक्वायर करके एक अलग बैंक का नाम दिया, उसी के लाइसेंस को यूज किया इन्होंने। कंसोलिडेशन में चला जाएगा ये, बिल्कुल। अगेन अभी जो वोडाफोन आइडिया सर, वोडाफोन आइडिया तो वोडाफोन भी है, आइडिया भी है। अभी तक तो दोनों कंपनी के प्राइमरी बिजनेस है, नहीं ये कंसोलिडेशन हो गया ना सर? हाँ, मतलब दोनों के टेलीकॉम डिवीजन का कंसोलिडेशन हुआ ऐसा बोल सकते हैं, बट प्राइमरी बिजनेस दोनों ने बंद नहीं किया। वोडाफोन का भी प्राइमरी बिजनेस बचा हुआ है और इनका ही बचा हुआ है, दोनों का बचा हुआ है। इनफैक्ट वोडाफोन का तो टेलीकॉम डिवीजन है ही। एक वोडाफोन के लिए इंडिया के लिए कंसोलिडेशन हो गया सर। एक्चुअली ग्लोबली तो उनका अलग बिजनेस है ही है टेलीकॉम का। एग्रीड। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं, केवल इंडिया का उनको बैलेंस देखते हैं, तब ये कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं? एग्रीड। डीमर्जर अदानी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नहीं नंबर ऑफ अदानी हुआ, हाथवे हुआ, रिलायंस ने पहले हाथवे का डीमर्जर हुआ है और अब रिलायंस उसको खरीद लिया है। नहीं अभी उसको एक कंपनी रिलायंस की है, वो क्या नाम है कंपनी का? आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री तो आपका मर्जर में चला जाएगा। रिलायंस उसको लेकर नहीं, होल्डिंग कंपनी में चला जाएगा। तो वो एक्वायर चला गया, एक्वायर हो गया। नाम तो सही है सर, सेम ही तो है। हाँ, तो एक्वायर हुआ तो दोनों कंपनी बची हुई है ना। ओके, हाँ, अदानी भी बचा, सॉरी आलोक भी बचा हुआ है, रिलायंस भी बचा हुआ है। नहीं स्पिन ऑफ वाला एक बार प्लीज। हाँ, रुचि सोया जो है पतंजलि वाला, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर कंसोलिडेशन। रुचि सोया खत्म हो गया और पतंजलि के पास में कोई कंपनी नहीं थी। ये पतंजलि फूड उन्होंने कंपनी बनाई है। That's a consolidation. थर्ड एंटिटी बनाया। पतंजलि फूड वाज नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर, नहीं ये नई कंपनी बनाई। हाँ, स्पिन ऑफ। A spin-off occurs when a company carves one or more of its existing business into separate companies. आपके पास एक बिजनेस है, उसको डिफरेंट कंपनी में डिवाइड कर दिया आपने। समझ गया सर। हाँ, तो अदानी के पास में एक बिजनेस था इंटरप्राइजेज के नाम से, उसके उन्होंने 5-6 कंपनी में डिवाइड कर दिया। जैसे आप सुनते हैं ना, टीवी 18 को 2 भागों में बांटा, फिर वैसे ही हाथवे को 3 भागों में बांटा, ऐसे करके जो ये सब जो है ये डीमर्जर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पिन ऑफ करते हैं। जेनस पावर से जेनर जो डीमर्जर कर, और दूसरा वो जेनस बोर्ड एंड पेपर। ओके, फैंटास्टिक। देखिए जेनस मादाशन शुमी से मादाशन शुमी वायर डीमर्जर, नहीं परफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये अलाउ करता है कि कंपनी अप्रोच करे बैंकर्स को और उनसे जिन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था पहले उसको रीसेटल करने की कोशिश करे, रीनिगोशिएट करे। बहुत ट्रिकी एरिया है। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, जेपी ग्रुप की कंपनी है, अभी जेपी पावर के पास में लोन था करीबन 15,000 करोड़ रुपए का। अब बैंक को मालूम है कि ये पे नहीं कर सकता है, बैंक को पता है वो ट्रैप है, और इनको ही मालूम है कि ये पे नहीं कर सकते हैं, बट ही वांट्स टू डू समथिंग, ही वांट्स टू स्टिल कंटिन्यू हिज बिजनेस को बंद नहीं करना चाहता है। तो ये अप्रोच करें कि कुछ अरेंजमेंट कीजिए। इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन बोलते हैं आज के वक्त में। और बैंक ये क्यों करती है? बैंक करती है इसलिए क्योंकि उनका जो कैपिटल लगा हुआ है वो किसी तरीके से निकल जाएगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना, कभी कभी इंटरेस्ट रेट लेंथ को बढ़ा देना, कभी कभी पेमेंट के कंडीशंस को कम कर देना, कभी कभी कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी करना। ये भी हुई है बहुत जगह पे, आप देखेगा कि डेट घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पे ऑफ हो रहा है,
डेट घट रहा होगा, बैलेंस शीट में देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे मालूम चलेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा कि वहां पे आपको DII बढ़ना शुरू हो गया, क्या है वही बैंक बढ़ रहे हैं जिनके यहाँ पे लोन घट रहे हैं। तो क्या हो रहा है उस केस में कि जो लोन अमाउंट है वो बैंक क्या करे, फंस गया है, तो वो बैंक रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा करता है कि साहब ठीक है हम आपको शेयर्स दे देते हैं 5% के बदले में 7% दे दिया स्टेक, 8% स्टेक दे दिया है ना, अपना स्टेक कम करके इनको स्टेक ट्रांसफर कर दिया। ये भी सोचते हैं कि मेरी कंपनी रिकवर कर लेगी क्योंकि इंटरेस्ट लॉस तो अब नहीं रहेगा इनको बुक में, तो कहीं कंपनी की प्रॉफिट बेहतर हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा तो फिर बेच के निकल जाएंगे। नहीं तो रिलायंस पावर में, सुजलॉन में, जेपी पावर में ये सब आपको बहुत देखने को मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, उनके डेट घट रहे होंगे बट कोई बैंकर्स का इक्विटी बढ़ रहा होगा और इसके पेरेंट की इक्विटी घट रही होगी बिकॉज प्रमोटर इज सेलिंग हिज इक्विटी। नहीं 15-20% की होल्डिंग या 25% की होल्डिंग बची हुई है आपके रिलायंस पावर में अनिल अंबानी की, जबकि रिलायंस पावर इज स्टिल फंक्शनिंग एंड इन प्रॉफिट, ये कभी लॉस में भी तक नहीं गया है। मतलब अनिल अंबानी के अनेक कंपनी में से 2-3 कंपनी स्टिल वर्किंग, एक तो म्यूचुअल फंड था जो बेच दिया उन्होंने और दूसरा ये रिलायंस पावर इट इज आल्सो फंक्शनिंग, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तो प्रमोटर को नुकसान हो जाएगा सर। हाँ नेचुरली, बट देन व्हाट यू कैन डू, क्योंकि प्रमोटर यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर कंपनी उसको बोलेगी मैं एनसीएलटी में लेके चला जाऊंगा, एनसीएलटी में जाने के बाद में ऑक्शन हो जाएगी तो जो भी आपके पास में है वो भी जीरो हो जाएगा। जैसे अमेज़न क्या कर रहा था फ्यूचर को, वो उसको पकड़ लिया जैसे मुर्गे को गर्दन से पकड़ लेते हैं, और अमेज़न उसको शर्त लगा रखा था कि तुम इसको रिलायंस को नहीं बेच सकते हो, मतलब वहां से तुम कैपिटल नहीं ले सकते हो, और तुमको लॉस हो रहा है तो होने तो हमको मतलब नहीं है, हम तुमको वादा किया था पे करेंगे लेकिन नहीं पे करेंगे लेकिन तुम कहीं और से नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि ये तो इसकी इनकम अच्छी नहीं हो रही थी, कोविड के समय में सारे स्टोर बंद हो गए थे, तो इनका वेंडर पेमेंट रुका हुआ है, एम्प्लॉय का स्टाफ पेमेंट रुका हुआ है और बैंकों के लोन पेमेंट बचे हुए हैं। तो बैंकों ने कहा कि हम एनसीएलटी लेके चले जाएंगे आपको, एनसीएलटी में ये कौड़े के भाव में बिकेगा, और अमेज़न का प्लान था कि जब एनसीएलटी में कौड़े भाव में बिकेगा तो हम जाके खरीद लेंगे उसको बिड करके, ये इनका प्लान था। उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, रिलायंस से बात कर ली, रिलायंस से बात करके रिलायंस इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया, उसने बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए, सैलरी रिलायंस ने पे किया। लेकिन जब बाद में इनके क्लॉजेस बड़े उल्टे पुल्टे क्लॉज पे इन्होंने अमेज़न से एग्रीमेंट किया था तो भारी पड़ गया इनको। हालांकि आखिरकार एनसीएलटी में जाना ही होगा इनको, अब वहां पे शायद रिलायंस खरीदे, ऐसा हो सकता है, बट बहुत सोर्स तो प्रैक्टिकली सर एक्वायर कर लिए हैं सर इन्होंने। अप्रूवल चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट पहले तो वो समझ गई कि भाई इसमें नेशनल इंटरेस्ट का बात है, सुप्रीम कोर्ट थोड़े ना हिंदुस्तान से बाहर कहीं बैठती, उसको समझ में आ गया कि अमेज़न को सब मालूम था क्या करना है और फ्यूचर ग्रुप को पता नहीं था अमेज़न का इंटेंशन, इस चक्कर में इन्होंने ऐसा पुअरली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट साइन किया। कौन था वो, पैसा किससे खाया पता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 हियरिंग के बाद में, हाई कोर्ट की हियरिंग तो एडवर्स थी, फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस के एडवर्स में थी, वो तो बोला कि आप जाइए अमेज़न के पास जाइए और आपको जो अवार्ड है आर्बिट्रेशन का सिंगापुर का वो मानना पड़ेगा, ये तो हाई कोर्ट बोल दिया, सिंगल बेंच जज था वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात को समझ गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक पिटीशन दिलवा दिया कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ कंपटीशन सीसीआई से, कंट्रोलर ऑफ कंपटीशन जो है ना कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी, उसके पास, और उसके पास से ये डिसीजन दिलवा दिया कि साहब जो ये एग्रीमेंट हुआ था ये एग्रीमेंट फेयर नहीं था, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये वायलेट करता था, बिकॉज अमेज़न वाज टू बिग एंड दे फोर्स्ड फ्यूचर ग्रुप टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ऐसा डिसीजन करवा दिया कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया से। तो अब जो है सो अमेज़न के हैसियत बढ़ गई थी, लेकिन इस प्रोसेस में इतना डिले हो गया कि बैंक अल्टीमेटली डिसीजन ले चुकी है कि इट विल बी टेकन इनटू एनसीएलटी, और रिलायंस भी समझ लिया कि अब इसको एनसीएलटी में ही खरीदना बेहतर है, मतलब कंपनी को, क्योंकि अब तो कंपनी का वर्किंग फंक्शनलिटीज जो है सो ऑलमोस्ट रिलायंस के कंट्रोल में है आज के वक्त में। तो एनसीएलटी से ही लगता है फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला डिले कर दिया।
इसको बोलते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। जो आप री एग्रीमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। इसके अंदर में आप बहुत रिलीफ बांटते हैं। अब इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है, केस टू केस बेसिस पे जैसा केस होगा उस हिसाब से आप ये स्कीम डिजाइन करेंगे। करेक्ट? तो इस हिसाब से लोन रिस्ट्रक्चरिंग यही है, इसको पढ़ लीजिए खास नहीं। बायबैक ऑफ शेयर्स है ना, ये तो आपको पता ही है। बायबैक ऑफ शेयर में देखिए क्या क्या होता है। जब भी बायबैक ऑफ शेयर की बात करते हैं, इट एनहांसेस अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए बायबैक ऑफ शेयर्स कौन करता है? सवाल एक, प्रमोटर करता है, नंबर 2 कंपनी करता है। क्या फर्क है दोनों में बताइए तो? बायबैक ऑफ शेयर कंपनी का प्रमोटर करता हो या कंपनी खुद करती है, दोनों में क्या फर्क है इस स्टेटमेंट में? जब कंपनी का प्रमोटर करेगा बायबैक तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर तो वही रहेंगे। आपने बेचा, हमने खरीद लिया, हम प्रमोटर कंपनी के हैं, क्या फर्क पड़ गया? नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेंगे। जब कंपनी बायबैक करती है तब ये चीज होता है। कंपनी बायबैक करती है तब ये सब ईपीएस में चेंजेस, बुक वैल्यू में चेंजेस, आरओई में चेंजेस, ये सब तब होते हैं। और प्रमोटर ने यदि शेयर्स खरीद रहा है बाजार से ओपन ऑफर दे करके, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का कि प्रमोटर इज रेजिंग हिज इक्विटी, ये बात सही है, पर बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे नंबर ऑफ शेयर का घट जाता है क्या? नहीं, यदि कंपनी का प्रमोटर ने बायबैक किया तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं घटते हैं। आपका शेयर बिक गया, हमने खरीद लिया। नहीं, कंपनी जब बायबैक कर रहा है तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर घट जाता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ शेयर बोलते हैं। आप उतना शेयर सरेंडर किए हैं तो उतना शेयर घट जाता है। कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है वो भी कम होगी, रिजर्व से और पेडअप कैपिटल से पैसा निकाल के आपको दिया जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 260 रुपए का बायबैक ऑफर आ गया अदानी, इसका एनडीटीवी का मान लीजिए कम से कम 350 का बायबैक ऑफर आएगा, कम से कम, जैसा मेरा अपना मानना है 350 या 450 के आसपास का बायबैक ऑफर आएगा। तो 10 रुपए का शेयर यदि है, अभी देखना पड़ेगा कितना, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपया शेयर कैपिटल से जाएगा और 340 रुपये जो है सो रिजर्व से निकलेगा और एक शेयर माइनस हो जाएगा। ओके, मतलब सर कंपनी अगर बायबैक करेगी उस केस में हमारा शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, क्योंकि शेयर्स घट रहे हैं तो कैपिटल भी घटेगा, रिजर्व भी घटेगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी घटेंगे। राइट, पे ऑफ करेंगे रिजर्व से एंड शेयर कैपिटल उतना कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल से 10 रुपया जो भी फेस वैल्यू वो निकलेगा, रिमेनिंग प्रीमियम अकाउंट से निकलेगा। रिजर्व में सारे अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट अलग है, इक्विटी अकाउंट अलग है ना, वो सब अकाउंट अलग है। वो सब हेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, हम लोग सीधे रिजर्व बोल के काम चला लेते हैं। ईपीएस बढ़ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो ईपीएस बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगा, नेटवर्थ घट जाएगा। नहीं, नेटवर्क तो वही रहेगा ना सर? नहीं, नेटवर्थ तो घटेगा। अच्छा हाँ, घट जाएगा। नहीं, नेटवर्क तो बराबर ही रहना चाहिए सर। अगर मान लीजिए 100 शेयर का सर बायबैक होता है, कंपनी कर रही है, तो 100 शेयर बाहर निकल गए, ठीक है सर, मतलब कम हो गए 100 शेयर, और उतना इक्विवेलेंट, ओके रिजर्व, ठीक है सर, डन सर, घट जाएगा सर। तो ये सब सवाल, अब देखिए जाते ही बातों बातों में सवाल बन के आई, ये पहले हमने ध्यान दिया सवाल का फ्लो में। एक ऐसा एमसीक्यू बना सकते हैं कि यदि शेयर बायबैक होता है तो क्या घटता है, तो फलाना 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 फलाना, नेटवर्थ भी घटता है, ऑल ऑफ द अबव। नेटवर्थ का कभी हम लोग नॉर्मली बोलते नहीं है, हम लोग बोलते हैं क्या क्या बढ़ जाएगा, बुक वैल्यू बढ़ जाएगा, आरओई बढ़ जाएगा, नहीं ये सब बोलते हैं, घटता नेटवर्थ। हम लोग नेगेटिव बात भी कर लेते हैं सर। तो ये सवाल बन सकता है, पॉसिबली है। जोक सर, जस्ट अ जोक। एक ये भी है, बायबैक टू डिफ्यूज द इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन प्रमोटर होल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ ईशॉप। जब आप ईशॉप देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बाजार में बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी कंपनी के प्रमोटर क्या करते हैं, ईशॉप को बाजार में आपको जैसे वेस्टिंग करने का समय आया ना, मतलब ईशॉप के बेनिफिशियरी हम भी हैं, इसलिए आपको बढ़िया से बता सकते हैं। कंपनी में जब ईशॉप देते हैं तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं
अब जब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो कंपनी का जो बोर्ड होता है चिंता उसको होती है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो आरओई वगैरह वगैरह घट जाता है। तो कंपनी का बोर्ड ऐसा चाहता नहीं है, तो वो दो ऑफर देता है एम्प्लॉय को। एक ऑफर देता है कि आप जब चाहते तो आपको तो फायदा लेना है ना, आपको तो शेयर्स लेनी है, पैसे लेने हैं आपको, तो आप हम ही को वापस बेच दो, हम खरीद लेंगे आपका। उससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटैक्ट रहते हैं। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटैक्ट रहते हैं, उससे बुक वैल्यू वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेस्टिंग के समय, वेस्टिंग का मतलब हुआ कि जब एम्प्लॉय ने कहा कि हाँ मैं हाथ खड़ा करता हूं, पैसा देता हूं, शेयर लेना चाहता हूं और बाजार में बेचूंगा, क्योंकि शेयर सस्ते मिलते हैं, तो कंपनी बोलती है बाजार का दाम कितना है, का इतना है, कहा तो ठीक है, जो गैप है ना वो मैं तुमको पे कर देता हूं, तुम शेयर हमको दे दो, तुम क्यों बाजार में बेचोगे। क्योंकि एक बार शेयर वेस्टिंग कर दिया तो नए शेयर मिल गए उसको, फिर बाजार में बेच दिया तो सप्लाई ऑफ शेयर्स बड़ा हो गया ना। तो शेयर बायबैक कर लेने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स वही रह गए जो लॉट की शुरुआत में था। खासकर वैसी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अभी पब्लिक लिमिटेड नहीं हुई है, वो तो और पर्टिकुलर होती है इसको लेकर के, क्योंकि उनको तो लिस्टिंग करवानी है कल को। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी ज्यादा कर देंगे तो अपने आप उनकी बुक वैल्यू घट जाती है, आरओई ईपीएस घट जाती है। हम जिस कंपनी में काम करते थे तब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, तब वो लिस्टेड नहीं हुआ थी और तब उसके ईसॉप मिले थे, तो कंपनी पीछे ही पड़ गई। बोले कि भाई आपको पैसा चाहिए ना, हमने कहा दी पैसा चाहिए, कहा हम खरीदेंगे आपके शेयर्स। हमारा एक साथी था जिसने वेस्टिंग करके पूरा पेमेंट कर दिया कंपनी को, शेयर्स अपने पास लेके रख दिया। तो कंपनी बोली क्यों रखे हो शेयर अपने पास, बोला डिविडेंड लेंगे। कहा डिविडेंड तो ज्यादा नहीं मिलता है, क्यों रख रहे हो, कल लिस्टिंग कल को होगी तो बेचेंगे बाजार में। बोला नहीं, कंपनी इनडायरेक्टली उसको प्रेशर दे करके बायबैक कर, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है, खासकर प्राइवेट कंपनी तो नहीं चाहती है, क्योंकि बहुत सारी बात, यू विल गेट ऑल द रिपोर्ट्स, यू कैन, यदि आपके पास एक शेयर भी है तो कंपनी की हर डॉक्यूमेंट पे आपका अधिकार है। तो कॉर्पोरेट में बहुत लोग ऐसे करते हैं, दे हैव लेफ्ट इन स्टूज, जो एक शेयर लेके बैठा रहता है और उसको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगनी है, और वो एक्चुअली ही इज वर्किंग फॉर समवन एल्स, वो डॉक्यूमेंट मांग के पास करता है। मैं नाम नहीं लूंगा प्रोफेसर का, एक सरला जमशेदपुर के प्रोफेसर है, उनके पास तो 400 या 500 कंपनी के एक शेयर है, सिंगल शेयर, 1 रुपया वाला, 25 पैसा वाला, 15 पैसा वाला, 8 रुपया वाला, 100 रुपया वाला, एक शेयर, ही जस्ट बाय वन शेयर। वो एक्चुअली वो हैबिट बनाया जब ऑड लॉट था। एक्चुअली क्या है, एक ब्रिटानिया का मार्केट प्राइस था 300 समझ लीजिए, तो वो ऑड लॉट एक किसी का पास 99 हो गया तो लॉट बनाने के एक का जरूरी है, तो एक का शेयर 2000 में बेच देंगे। ऐसा करके वो उसी टाइम ऑड लॉट सब स्टॉक में रख देते हैं। तो अभी क्या है कि अब तो खैर आगे आपका लिस्टिंग के बाद में तो ऑड लॉट अब कॉन्सेप्ट रहा नहीं। हाँ, लेकिन वो जो बंदा वो अरेंज किया है उसी टाइम से किया, तब ये ऐसा सोच हुआ। हाँ, और अब वो उसको यूज कर रहा किसी और चीज में। वो आज के वक्त में जितनी कंपटीशन कंपनी की होती है, ही इज रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, जितनी कंपनी की कंपटीशन है तो उसको डिटेल्स चाहिए, कंपनी के बोर्ड का डिसीजंस, ये वो फलाना ठिकाना। एक शेयर होल्डर डिमांड कर सकता है, कैन टेक यू टू द कोर्ट, आप नहीं देंगे तो, क्योंकि वो उसका अधिकार उतना जितना अधिकार आपका है। एक शेयर है तो क्या है, और तब ये जो है सो ही चार्जेस फीस फॉर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशंस। अब बताइए ये सब बिजनेस का तरीका आ गया, किसी को नहीं पता उठा। मेरा पास एक किसको का है जो मैंने डिमैटेराइज नहीं किया है, तो उसका वो तो स्प्लिट होके अभी वो 10 बन गया, वो फिजिकल में ही है। तो फिजिकल से कन्वर्ट करवा लीजिए, नहीं तो फिर चला जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, आईपीएफ में भेज देगा वो लोग। वो पहले भी बताया था, लेकिन उस टाइम तो स्प्लिट हुआ नहीं, अभी स्प्लिट हुआ, स्प्लिट करके भेज दिया। हाँ भेज दिया है ना, तो एक समय के बाद में यदि उसका डिविडेंड इनकेस कराते रहिएगा ध्यान से, डिविडेंड यदि इनकेस कराना बंद कर दीजिएगा तो फिर अभी हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग क्लाइंट है, वो उनके पास में कुछ करोड़ों में शेयर्स है और वो 2003 में अमेरिकन सिटीजन बन गए।
उनको पता नहीं था कि उनके पिताजी ने उनके नाम पे इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट, पिताजी गुजर गए 2016 में, फिर वो आ नहीं पाए 18-19 में, उसका कोविड होना शुरू हो गया तो आ नहीं पाए। अभी वो 22 में वो इंडिया आए तो उनको उनके भाई साहब ने दिया इतना शेयर उठा करके, ये तुम्हारा है दीदी, रख लो। दीदी देखती है तो समझ में नहीं आता है क्या, फिर घूमते फिरते कहीं ना कहीं से मेरे पास संपर्क में आया। हमने कहा क्या, बोले कि इसका तो मेरे पास HDFC बैंक में मेरा अकाउंट था, वहां पे मेरा डीमेट अकाउंट था। वो लोग बोलते हैं कि सब शेयर जो है सो IPF में पड़ा हुआ है। IPF में क्यों गया शेयर्स? क्योंकि उन्होंने कुछ 16 साल तक डिविडेंड इनकैश ही नहीं करना है। तो नियम है कि यदि 7 साल तक लगातार डिविडेंड इनकैश नहीं होता है, 7 साल या 5 साल, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक उस कंपनी के शेयर को IPF में भेज देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि कंपनी का कोई ट्रांजेक्शन आपसे नहीं हो पा रहा है, फिजिकल शेयर्स में है और एक कट ऑफ डेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक नहीं करेंगे, हम IPF में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुछ एक कारण स्पेसिफाइड थे, उसमें उनका वो करोड़ों रुपए से ऊपर का शेयर चला गया IPF में। अभी दिक्कत क्या है? सी इज नाउ अमेरिकन सिटीजन, शेयर्स नाम पे है, उनके नाम पे तब, लेकिन तब वो इंडियन सिटीजन डिक्लेयर्ड थी। अमेरिकन सिटीजन यदि वो इंडिया में कोई शेयर एक्वायर करती है तो टैक्स भरना पड़ेगा अमेरिका में उनको, जो ह्यूज। वो NRI भी नहीं है, वो PIO भी नहीं है, इसलिए अमेरिकन सिटीजन को शेयर एक्वायर करने के लिए जो स्टेटस होता है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस गया। वो किस सर जी IPF में चले जाने के बाद उससे फिर रिकवर कर सकता है कोई? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, उसका प्रोसेस है। आप एक फॉर्म होती है, एक सेट ऑफ फॉर्म्स होता है, आपको उस शेयर के जो रजिस्ट्रार है उनसे पहले बात करनी पड़ती है कि हमारे पास मेरे पास एक कंपनी का शेयर है, जो कि रजिस्ट्रार आप बनते हैं, तो आपको फॉर्म देगा IPF के क्लेम करने का फॉर्म। कुछ 15-20 पन्नों की एक फॉर्म आती है, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना तरह का डॉक्यूमेंट है, बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, वो डॉक्यूमेंट का जो फिजिकल कॉपी होगा उसका, पूरा डीमेट अकाउंट डिटेल्स आपका, वो सब कुछ नया, सब कुछ। यदि कोई चेंजेस वगैरह नाम वगैरह का हुआ है तो गजट में पब्लिकेशन सब कुछ करना पड़ेगा। कुछ 15-20 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है, वो भर करके आप जमा कर देंगे। रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसको अपने हेड ऑफिस भेज देगा। हेड ऑफिस 1 मंथ टाइम लेगा उसको रीवेरीफाई करने के लिए। जब रीवेरीफाई करके कंफर्म हो गया आपके साथ में कि बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, तब वो जाएगी उस कंपनी का जिसका शेयर है आपके पास में, उस कंपनी के पास जाएगा। उस कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ, ये शेयर हमने इनको ही इशू किया था, यही इसके बोनाफाइड क्लेमेंट थे। ये कंफर्मेशन आती है कंपनी सेक्रेटरी ही फ्रॉम दैट बैंक, मतलब वो कंपनी जहां पे आपने रखा हुआ है। जो कंफर्मेशन आएगा तब ये डॉक्यूमेंट जाएगा IPF के पास में कि ये कंपनी में ही कंफर्म किया है, रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया है, कंपनी का इंडिविजुअल क्लेम बिल्कुल बोनाफाइड है। तब वो जो कंपनी है IPF जो है वो विथ इंटरेस्ट, विथ ऑल डिविडेंड, इंटरेस्ट में विथ ऑल डिविडेंड आपको वापस करेगा। पूरा प्रोसेस में 1 साल कम से कम लगता है। 1 साल? जी, मेरा अपना केस पड़ा हुआ है, 8 महीना हो गया। सनोज जी, ये फॉर नॉलेज शेयरिंग, सेविंग्स अकाउंट में भी ऐसा होता है, कोई किसी का सेविंग्स अकाउंट में समझ लीजिए 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है कि 2 लाख 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो डॉर्मेंट होने के बाद 7 साल बाद वो क्या करता है, RBI में भेज देता है, बैंक में पैसा नहीं रहता है। कोई 7 साल बाद आया तो उसका बाद तो बैंक में जाएगा, तो बैंक में इसी लाइक दिस वो RBI के पास वो पैसा वापस ले सकता है, लेकिन वो टाइम लगेगा। इक्वली सेम प्रोसेस सेम है। किसी का जानकारी है कि नहीं, इसलिए हम ये थोड़ा शेयर कर दिया कि इक्विटी जैसे होता है, हमारा सेविंग्स अकाउंट भी ऐसा होता है। মানে এইটা কি কোনো লিমিট আছে যে কত বছর পর করলে তবে মানে नहीं, आफ्टर 7 years ये RBI पास चला जाता है। उसके बाद जब तक गवर्नमेंट नया कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं आएंगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बट both are same process, equally same process, and equity and savings account also.
But if your dividend warrant after 7 years, that rupees will not come. करेक्ट। तो वैसे ही डिलिस्टिंग का है ना, डिलिस्टिंग इसका नियम यहाँ पे है लिखा हुआ, ये हमने भी आपको जो भेजा है उसमें लिखा हुआ पोस्ट कर दिया हूँ कि कंपनी की यदि अपनी होल्डिंग 90%, प्रमोटर की होल्डिंग 90% से ऊपर हो जाती है तो वो वॉलंटरी डिलिस्टिंग कर सकता है, नहीं तो आपके पास बाजार में डिलिस्टिंग करने के लिए बिड करना पड़ेगा, ऊंचे प्राइस पे आप बायबैक कीजिए। यदि बायबैक करते हैं तो याद रखिए 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द रिवर्स बिल्डिंग, 25% से कम पब्लिक शेयर होल्डर ने पार्टिसिपेट किया तो डिलिस्टिंग अलाउ नहीं की जाती है। करेक्ट ना? तो ये नियम है, एक बार डिलिस्टिंग हो गया तो फिर से दोबारा डिलिस्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी नियम बने हुए हैं आपको। वेदांता, हाँ वेदांता ডিলিস্টিং এর শেয়ার যার কাছে আছে সে কি করবে? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, उसके बाद डिलिस्टिंग का मतलब कंपनी हैज बिकम फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, स्वैप, शेयर स्वैप का मतलब हो गया कि साहब है ना, एक कंपनी के शेयर के बदले में दूसरी कंपनी के शेयर हम एक्सचेंज करेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड डेट, प्री डिटरमाइंड प्राइस वगैरह। शेयर स्वैप इंडिया में बहुत कम केसेस हैं, हमको लगता है कि जो FCCE था केवल वहीं पे शेयर स्वैप का थोड़ा केसेस बना है, अदरवाइज शेयर स्वैप के एग्जांपल्स तो मेरे पास में नहीं है। ठीक है, यही था, तो ये सिंपल था, है ना, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका 8 नंबर 10 नंबर, फिर 11 12 13 कुछ भी नहीं है। तो हम लोग 10 जब करेंगे शनिवार को, हाँ शनिवार को करेंगे ना, तो शनिवार को इसको हम लोग करेंगे। इसमें आपको वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है, एब्सोल्यूट की यूजेस क्या है, रिलेटिव लिमिटेशंस क्या है ना। और थोड़ा सा हम आपको एक दिन बताएंगे फॉरकास्टिंग के बारे में कि प्राइस को कैसे एंटिसिपेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यूएशन कैसे एंटिसिपेट करते हैं। वो एक्सेल का वर्किंग होता है, आपके किताब में नहीं है, इस बुक में नहीं है, बट एक्सेल का वर्किंग हो, अगले दिन आपको करके दिखाएंगे तो आपको समझदारी उससे आ जाएगी। ठीक है, तो यही है। अब आपसे जो रिक्वेस्ट था आपसे, वो रिक्वेस्ट हम बाबा रिपीट कर रहे हैं। एक तो कि एग्जाम देना है, आप में से कुछ लोग बिल्कुल तैयार है, आई एम 100% श्योर, कुछ लोग बिल्कुल तैयार है, एग्जाम दे सकते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है वो एग्जाम का फॉर्म फिलअप करें, डेट लेके पोस्ट करें। आज से हर दिन 15 मिनट समय दीजिए। वो जो मैंने पूरा बुक पढ़ने के लिए तो बोलते नहीं है, 15 मिनट कम से कम आप समय दीजिए। जो बुक का हम कटिंग कर करके दिया है उसको पढ़ने का, आप उसी को बार बार पढ़िए, और यदि पढ़ते हैं तो बोल बोल के पढ़ेंगे तो और बेहतर है। अच्छा, जब तक एग्जाम नहीं देते तब तक इसको पढ़ते रहना है। क्वेश्चंस हम लगातार भेजेंगे, आगे भी भेजते रहेंगे, आपको 5-7 दिनों में और पूरा क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। और मजे की बात यह है कि एग्जाम के दिन की जो आपकी तैयारी है, तो एग्जाम से पहले जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एग्जाम के बाद 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों में बहुत फर्क होगा, एग्जाम के पहले जो उसी नॉलेज पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, और एग्जाम के बाद में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए एग्जाम जरूर दीजिए, एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, 1000-1500 रुपए खर्चा होता है, 1500, लेकिन हम व्यापारी आदमी है, याद रखिएगा। व्यापारी आदमी को पैसा कमाने में चिंता नहीं, पैसा गंवाने में चिंता नहीं करेंगे। यदि हर गंवाए हुए पैसे से आप कमा रहे हैं तो व्यापारी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। आप 2-4-5 हजार रुपया अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट किए हैं, इससे आपने 5 लाख रुपया नहीं कमाया तो फिर वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। और यहाँ पे क्षमता है, आप सब लोग के अपने पोर्टफोलियो है, आप तो खैर ओपन बात नहीं करते हैं, बहुत गार्डेड है आप लोग, बिकॉज आपके अपने बिजनेस से कॉम्पिटिशन भी होते होंगे। एक आध बैच कभी कभी हमको ऐसा मिलता है जहां पे लोग ग्रुप में पेस्ट करते हैं कि भाई मेरा ये 15 कंपनी का स्टॉक है, अब बताइए कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, कैसे कर दिया। ऐसा भी हुआ, और उसके डिस्कशन के बाद में लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया उस डिस्कशन में, तो पूरी फंडामेंटल उस दिन हो गई थी। लोगों ने बताया कि वो शेयर क्यों लिया, तो फलाने का व्हाट्सएप आया, फलाने ने बोला कि खरीद लो। जो बोला खरीद दो, निकलने के लिए बोला था, बट निकलना नहीं आया, इस चक्कर में फंस गए। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इनटू दैट। ये तो ग्रुप थोड़ा गाइडेड ग्रुप है, क्योंकि आपको तो पर्पस भी एग्जाम पास करने का है, मार्केट ओरिएंटेड ग्रुप नहीं है। लेकिन डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस मॉड्यूल को पढ़ करके NSM 5, 8 और 15 ये मॉड्यूल पढ़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी 21 का समय है अलग है, 10 का समय है अलग है, वो अलग बिजनेस, अलग व्यापार है। लेकिन 5, 8 और 15 से आप तुरंत बाजार में आज पास किए कल से पैसा बना सकते हैं। ये इस तीनों में कैपेसिटी है।
तो 5 तो आप करके फायदा उठा ही रहे हैं, 15 भी कीजिए। और आप में से कुछ लोग 8 का भी कर ही रहे हैं, स्टॉक का ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, डीलरशिप वगैरह होगी उनके पास में, तो 8 भी फायदा उठा रहे हैं। तो 5, 8, 15 है ना। कॉलेजेस वगैरह में 5, 8, 15 कॉम्बिनेशन चलता है, फिर 10, 21 अलग चलता है ना। तो ये चीज है। आज ही शाम को एक कॉलेज है बेंगलोर में, जैन कॉलेज करके, हम पहली बार कोई हमको बताया, तो उन लोग को भी यही 5, 8, 15 3 मॉड्यूल का प्रोग्राम चाहिए, बट वो फिजिकल चाहते हैं। मेरे लिए फिजिकल करवाने में थोड़ा दिक्कत होता है, दिखता हूँ कैसे कर पाऊंगा। सर जी सर, बोलिए। हेलो। बोलिए। इसके बाद फ्यूचर ऑप्शन क्लास चलेगा तो? हाँ, पहले ये कीजिए, एग्जाम दीजिए, इसके बाद आप मॉड्यूल नंबर देखिए। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन में 2 बातें हैं। 8 नंबर मॉड्यूल पास कीजिएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगी, आप काम कर सकते हैं, बट उसमें ऑप्शन की स्ट्रेटेजी वगैरह उसमें नहीं है, थोड़ा सा है। उससे बाजार में आप मतलब वो काम नहीं कर पाएंगे, जो कि लोग बोलते हैं ना ऑप्शन सीख क्या है। ऑप्शन सीखना है केवल ऑप्शन, तो 8 नंबर मत कीजिए। ऑप्शन सीखने के लिए आप 10 घंटे का एक प्रोग्राम कर लीजिए कि हमको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है, वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, ये चीज समझनी है। इसमें बहुत चीज नहीं करना पड़ता है अपने को, थोड़ा सा थ्योरी होता है, 2-4 घंटे का थ्योरी होता है, आपको वाई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता, उसके बाद आप पूरा मार्केट में उतर गए। मार्केट में डाटा पढ़ना सीखिए, डाटा पढ़ना सीखिएगा, 6 घंटे में आप सीख जाइएगा। उसके बाद अभ्यास की चीज है, अभ्यास से यू हैव ए सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि कहाँ पे बटरफ्लाई लगानी है, कहाँ पे स्ट्रेंगल लगाना है, कहाँ पे स्ट्रेडल लगाना है, कहाँ पे लॉन्ग, कहाँ पे शॉर्ट करनी है। तो ये रेंज जो है सो डाटा देखने के बाद। सर ये तो इसीलिए तो एक दिन ऑनलाइन क्लास तो चलेगा तो? हाँ, तो देखिए एक चीज बताते हैं, हमारा अपना मानना, हम तो पहले फिजिकल क्लास करवाते थे पहले 2019 के पहले में, और हम केवल ऑनलाइन ही करते, फिजिकल हमने नहीं किया है 3 साल से, और अभी हम रजिस्टर कर रहे हैं। अभी प्रेशर एक बहुत बड़ा आ है करके देखता हूँ, ये सब करके करना पड़ जाए। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। वी आर क्लोज टू यू, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस में नहीं मौका मिलता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस बात को माने। ऑनलाइन क्लासेस में हम जो लिख के करते हैं, एक्सेल में दिखाते हैं, वो आपके सामने में मुश्किल से 2 फीट की डिस्टेंस पे रहता है। अच्छा, इंटरेक्शन ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि फिजिकल क्लासेस में आपको आपके शहर में ही फैकल्टी ढूंढनी पड़ेगी, आपको आपके शहर के ही जो पीयर ग्रुप मिलेंगे वही मिलेंगे। बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, यदि वास्तव में ढंग से ग्रुप बनाए, ग्रुप एक्टिवेट करें, कोई पंजाब से है, कोई तमिलनाडु से, कोई ये डिफरेंट। सर और एक क्लास है वो फिनेंशियल एक्सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह से आता है। फिनेंशियल एक्सेल में जो सिंपल है वो तो खैर आपके पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन तक ही रहता है, जो कि हम करवाते हैं। एक होता है फिनेंशियल फोरकास्टिंग, उसका ऑडियंस नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग ये छोड़ दिए, हम भी नहीं करते उसका। फिनेंशियल फोरकास्टिंग होता है कि बहुत कैसे, इंटरेस्टिंग क्लास है। हाँ, कैसे पीएल अकाउंट बैलेंस शीट से आप इनकम को एक्सट्रापोलेट करते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल। इसका एक एवरेज वर्जन आता है, सिंपल वर्जन होता है, वो अंदाज लगा के वो उसको करना, तो वो सिंपल होता है। बट जो एक्चुअल इसका होता है उसमें बहुत एजम्पशंस होता है। उतना एजम्पशंस वाला प्रोग्राम रियलिस्टिक प्रोग्राम नहीं होता है, हर चीज में एजम्पशन होती है। भाई आज से 5 साल बाद सेल्स क्या होगा, कंपटीशन क्या होगा, पीएलएफ फैक्टर क्या होगा, ये सब तो सब एजम्पशन का चीज होता है। तो वो शुरुआत में सीखने का दरकार नहीं है, शुरुआत में सिंपल जो है एक्सट्रापोलेशन, उतना ही सीखने से काम चल जाता है। वो भी प्लस होता है, अच्छा बोले आप, वो भी होता है। एक फाइनेंशियल मॉडलिंग भी तो कुछ होता है ना सर? हाँ, वही फिनेंशियल मॉडलिंग जो हुआ ना, तो उसमें 2 वर्जन आते हैं। एक होता है सिंपल मॉडलिंग, जिसमें आप आईआरआर को यूज करके आपका काम हो जाता है। दूसरा होता है जिसमें कि आप बहुत लंबे समय का कैश फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें सब कुछ ठीक है तो चीज वही है, बैकएंड में एक्सट्रापोलेट, बैकएंड में एक्सेल में काम होते रहता है, लेकिन उसमें एजम्पशंस बहुत होते हैं। मतलब कंपनी की इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, कितना रॉ मटेरियल यूज करता है, कितना एफिशिएंसी लेवल है, कितना लोड फैक्टर होता है, कितना कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, कितना कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय पर एफिशिएंसी है, इतना डाटा मिलता नहीं है अपने पास में। इसलिए वो वाला जो एक्सट्रापोलेशन फुल स्केल, वो एजम्पशंस में मान लिए रिलायंस में ये हो रहा है, अब माने जा रहे हैं सब चीज, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्सेल में लास्ट में। तो प्रोग्राम इंडस्ट्री नहीं मानती, बोलती है कि जो कंपनी के अंदर में होता है वहां पे डाटा तो कोई शेयर करता नहीं ना। मतलब रिलायंस का डाटा रिलायंस के अंदर ही मिलेगा, वो भी एक लेवल के ऊपर में मिलेगा, सब लोग को नहीं मिल पाता है। तो फिर वो वाला तो प्रोग्राम एजम्पशन बेस्ड प्रोग्राम नहीं चलता है। सरोज जी, मेरा मानना है कि पहले ये रिसर्च एनालिस्ट कंप्लीट नहीं करने से वो हम लोग वो उसमें फ्यूचर ऑप्शन में घुस जाएगा तो ये चौपाट हो जाएगा।
हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बोले। क्योंकि उसमें वो एक बार घुस दिएगा तो वो निकल नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो फिर अलग नशा है ना, वो तो नशा वो है। पूरा गांजा का नशा है वो। नशा है, उसमें एक्साइटमेंट है, इसलिए वो नहीं करने का। वो तो दो तरीका होता है, वो आइदर उनका पूरा सब जितना है ऐसे सब जाके वो निकलना पड़ेगा, पूरा नंगा होकर निकलना पड़ेगा, नहीं तो उनका दूसरा छोड़ के जाना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो वो इतना ये है। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें पहले रिसर्च एनालिस्ट सबको क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ये बात वो सब चीज हाँ उसमें बाद वो कराएंगे, नहीं तो क्या है ना, ये उसमें एक बार मन लग गया तो ये पढ़ाई नहीं होगा। তপন বুঝলে? হ্যালো, হ্যাঁ শুনলাম। এখন ওইটা মাথায় দিলে না আর এই রিসার্চ অ্যানালিস্টটা কমপ্লিট হবে না। না 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 না, আমি মাথায় দিইনি, মাথা দেওয়ার এখন নেই, একটার পর একটা Yes, করি তারপরে yes, কথা yes. হবে। हाँ, इसके बाद हम लोग को जो बोला है वो एक्सेल जो है वो हम लोग का काम के जरूरी है, वो एक्सेल का क्लास कर सकते हैं, वो मानता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन आप जब घुस जाएगा ना वो फटकाबाजी हो गया पूरा, अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, घर का काम भी चपट हो जाएगा, पूरा दिन उसमें लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका 24 आवर्स का होता है, आपको कोई नहीं नींद में नहीं जा पाएंगे, ऐसा होता है। ফিউচারটা প্রবলেম হতে পারে, অপশনটা অতটা জরুরি হবে কি? অত नो সমস্যা? एकदम पूरा फुल टाइम उसमें डिवोट देना पड़ेगा। आप रात 10 बजे उसका दूसरा एक्सचेंज खोल देता है तो ये पूरा रात जाग के आपका ये देखना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन बहुत वो जो काम करता है ना वो दूसरा काम नहीं कर पाता है। मेरा जो जानकारी है वो सनोज जी बता पाएंगे, क्योंकि आप हम लोग हमारा जो फील्ड में है कस्टमर सर्विस है, ये कुछ है, सब कुछ है, सबका फैमिली मेंबर है, तो जो टाइम हम लोग को देना पड़ रहा है तो उसके बाद वो फ्यूचर ऑप्शन में एक बार घुस जाएंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, नंगा बाबा होना पड़ेगा, एकदम सीधा बात जो है मेरा जो मानना है। सनोज जी आप बता पाएंगे सही ढंग से हम जो बोला सही की गलत है? अनम्यूट कीजिए सनोज जी। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो तो पूरा नशा है उसमें, तो एक बार आप चले गए तो फिर और एक बार ट्रैप में पड़ जाएंगे ना, एक बार नुकसान हुआ शुरू होगा तो उनका सब कुछ जाने लगे। हाँ, फिर उसका जिद हो जाती है ना, वो जिद आ जाएगा, जिद आ जाती है, ये करना है इस तरह से, इसलिए वो तो बहुत बाद में। हाँ, इसलिए वो हम लोग करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग को मॉड्यूल 8 करना है, वो सबके लिए अच्छा होगा, उसके साथ वो रहेगा, सही है। आप जो बोले ना 5, 8, 15, तो 15 का बाद हम लोग को ये जो बंदा लोग 15 क्लियर करेंगे वो लोग का 8 भी क्लियर कर देंगे तो कमाई कर पाएंगे। हाँ सही बात। 8 से क्या है? 8 से क्या है? इक्विटी डेरिवेटिव है, इक्विटी डेरिवेटिव है वो बेसिक इक्विटी डेरिवेटिव है, सारा कुछ हो जाएगा, खाली एडवांस उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा उसमें। अरे ये 5, 8, 15 जब कंप्लीट होगा ना, एक एक बंदा का पास इसके बाद एक एक बंदा का पास आप मंथली 5,000 रुपए ले सकते हैं साला देके। सही बात है, सही बात है। आप आपका पास 10 अच्छा इन्वेस्टर है तो 50,000 ऐसे कमाई कर सकते हैं। और सुजन ऑलरेडी किया है, वो अच्छा है। तो ये क्या है कि हम 1995-6 में रजत बोस जो कोलकाता में है ना, उनका हम 5,000 देके हर महीना उसका एडवाइस लेते थे, हर महीना 5,000 देके रजत बोस को, जो सीएनबीसी में आता है। तो ये आज को उसी टाइम हम 5,000 रुपए दिया, तो आज का दिन में तो 20-25 हजार दे सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। करेक्ट। रजत बोस तो रिसर्च एनालिस्ट। हाँ, रजत बोस तो रिसर्च एनालिस्ट। यस, আমি রজয়দা 95-6 এর কথা বলছি, 95-6
5,000 पर मंथ रजत बोस के दिए एडवाइस नहीं था। হ্যাঁ এখন ওটা মোটামুটি 15,000 ধরে রাখো। तो ये हमारा ये जो हम लोग का जो ग्रुप है मिनिमम 10 बंदा को हम 5, 8, 15 करके वो हम लोग भी हमारा क्लाइंट से पैसा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वही अगला दिन हम लोग का एसेट है, हम लोग का खुद का पोर्टफोलियो देखना और थोड़ा क्लाइंट का एडवाइस देना, बस उससे चल जाएगा। उसके बाद तो प्रॉफिट शेयरिंग भी हो सकता है, आप किसी का प्रॉफिट बोल सकते हैं कि आफ्टर 15% जो बढ़ेंगे उसका ऊपर 25%, 30% हमको शेयर चाहिए। 20% टोटल पोर्टफोलियो में है तो 5% का 30% मिलेगा, ऐसा तो बताएंगे। तो पहले हम लोग कम से कम एक बैच 15 का क्लियर करना है फर्स्ट, उसके बाद जो कुछ सोच रहे हैं वो कुछ करेंगे, पहले क्लियर होना चाहिए 15। ओके, आज तब यही तक, गुड नाइट सबको, शनिवार को मिलते हैं फिर सर। हाँ गुड नाइट।